आज से 50 साल पहले अगर कोई ये बात सुन भी लेता कि किसी ने अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए अपने माँ बाप की हत्या कर दी तो शायद किसी को विश्वास नहीं हो पाता। लेकिन आज के समय में अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें इतनी आम हो चुकी है कि कोई भी एक बार सुनने के बाद में इन चीज़ों पर विश्वास कर लेता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो गया होगा या फिर होता रहता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्यों आजकल औलाद इतनी ज़्यादा बेरहम हो चुकी है कि वो अपने उन माता पिता को जिन्होंने उनको जन्म दिया, इस लायक बनाया, बड़ा किया, पाल पोस करके और पता नहीं कितनी समस्याओं से जूझ करके यहाँ तक पहुँचे, वो औलाद अपने प्रेमी या प्रेमिका के लिए अपने माता पिता को मारने से पहले एक बार भी नहीं हिचकिचाते। आज की ये जो कहानी है वो इसी तरीके की कुछ कहानी है जिसमें आपको दिखेगा कि एक औलाद कितनी ज़्यादा बेरहम हो सकती है। कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। स्टोरी की शुरुआत होती है ईयर 2012 के अंदर ग्रेटर नोएडा का नवादा गांव। एक हंसता खेलता खुशहाल परिवार के अंदर सबसे छोटी बेटी थी प्रीति। प्रीति के पिता राजेश सिंह प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और इसी चीज़ को लेकर के प्रीति की माँ धर्मवती कभी कभार उनके पिताजी को टोकती रहती कि लड़की से इतना प्रेम ठीक नहीं है, उनको इतना सर पे चढ़ाना ठीक नहीं है, एक न एक दिन इसको पराये घर जाना है। और इसी चीज़ को लेकर के प्रीति का बड़ा भाई ये कहता है कि पराये घर क्यों, हम कोई ऐसा दामाद ढूंढ लेंगे जो कि हमारे घर पर रहे, यानी कि घर जमाई। अब इन सब चीज़ों को सुन करके प्रीति की माँ बड़बड़ाती हुई चली जाती और प्रीति इन सब चीज़ों को हंसी में टाल देती थी। प्रीति जवान थी और ये वो उम्र होती है जिस उम्र में दिल दिमाग से ज़्यादा तेज़ दौड़ता है। एक दिन था, प्रीति बाज़ार से लौट रही थी। अचानक उसकी चप्पल टूट जाती है। वो नीचे झुक करके अपनी चप्पल को ठीक करने लगती है। तभी उसकी नज़र पड़ती है किनारे पर एक दुकान पर एक लड़का बैठा हुआ था। वो उसी की तरफ देख रहा था। प्रीति एक बार उसको देख करके थोड़ी असहज होती है, अपने दुपट्टे को ठीक करती है और उसके बाद में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन भी उसी समय उसी तिराहे पर प्रीति को वही लड़का एक बार फिर से मिलता है। इस बार भी वो लड़का प्रीति की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। प्रीति जब पास से गुजरी तो उस लड़के ने कहा कि हम फिर मिल गए। प्रीति ने बोला कि फिर मिल गए का क्या मतलब है, मैं तो बाजार आई हूँ और मैं यहाँ से गुजर रही हूँ। लड़का बोलता है कि हाँ तो रास्ते में ही तो लोग मिलते हैं, रास्ते में ही तो जान पहचान बढ़ती है। प्रीति इस बात पर थोड़ी मुस्कुराती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहता है। एक दिन प्रीति उस लड़के के पास जाकर के रुक जाती है तो लड़का बताता है कि मेरा नाम मुगीस है, लोग प्यार से मुझे सानू कहते हैं। अब लड़की बोलती है कि मेरा नाम प्रीति है। लड़का पूछता है क्या तुम रोज़ बाजार आती हो? लड़की कहती है कि हाँ, ज़रूरत पड़े तो मैं रोज़ आ भी जाती हूँ। लड़का कहता है कि अगर ज़रूरत मैं बन जाऊँ तो। इस बात पर फिर से प्रीति मुस्कुराती है और एक बार फिर से घर की तरफ चली जाती है। अब धीरे धीरे इन दोनों के बीच में दूरियां कम होने लगती है, नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है, आपस में बातचीत होने लगती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़की जो कि प्रीति एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, जबकि लड़का मुगीस एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। और इसके अलावा लड़का शादीशुदा भी था, उसके 2 बच्चे थे। वो लड़का मेरठ का रहने वाला था और गाँव में बाइक रिपेयरिंग का काम किया करता था। अब प्रीति को इन सब बातों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। वो सच में मुगीस से प्यार करने लगी थी और उसी से शादी करना चाहती थी। अब धीरे धीरे ये जो सारी बातें हैं ये आसपास के क्षेत्र में फैलती हैं तो एक दिन ये सारी बातें प्रीति के फैमिली तक भी जाती हैं। प्रीति की माँ एक दिन प्रीति से पूछती है कि मैं क्या सुन रही हूँ, पूरे गांव में अफवाह उठ रही है कि एक मुसलमान लड़के से तुम्हारी लड़की मिलने जाती है। तो प्रीति कहती है कि हाँ, मैं आपको सब समझा देती हूँ। लेकिन इससे पहले ही प्रीति की माँ गुस्से में उससे उस लड़के का नाम पूछती है। जैसे ही प्रीति की माँ नाम पूछती है तो प्रीति नाम बता देती है मुगीस उर्फ सानू। ये सुनकर के प्रीति के पापा जो कि दूसरे कमरे में बैठे हुए थे गुस्से से लाल होते हुए बाहर आते हैं और बाहर आकर के कहते हैं कि तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? वो लड़का एक मुस्लिम लड़का है और ऊपर से 2 बच्चों का बाप है। लड़की कहती है कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहना भी चाहती हूँ। तो इस पर राजेश सिंह जो कि प्रीति से बहुत ज़्यादा प्यार करता था वो भी उस पर हाथ उठा देता है। अब इसके बाद में प्रीति का घर से निकलना बिल्कुल बंद हो जाता है और उसका मोबाइल फ़ोन भी उसके घर वाले छीन लेते हैं।
लेकिन एक दिन किसी तरीके से सानू एक चिट्ठी उसके घर तक पहुंचा देता है। जब ये चिट्ठी प्रीति को मिलती है तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम एक बहाना बनाओ या फिर नाटक करो भूत प्रेत आने का, जिससे कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, तुम्हारे घर वाले वहाँ तक लेकर के तुम्हें जाएंगे तांत्रिक के पास, और तांत्रिक मेरा जान पहचान वाला है, तो वहाँ हम मिल लिया करेंगे। प्रीति बिल्कुल एज इट इज़ करती है और उसके बाद में उसके घर वाले पास के ही एक गांव में सलीमुद्दीन नाम का एक तांत्रिक था, उसके पास लेकर के लड़की को जाते हैं। तांत्रिक प्रीति के परिवार वालों से कहता है कि इसके ऊपर भूत का साया है और उसे मिटाने के लिए तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा कि मैं कहता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें दरगाह जाना पड़ेगा बदायूं के अंदर और वहाँ पर जाकर के चादर चढ़ानी पड़ेगी, हर महीने जाना होगा। अब ये चीज़ प्रीति और सानू के लिए अच्छी चीज़ थी क्योंकि तांत्रिक उनकी जान पहचान वाला था, और जैसे ही हर महीने वो प्रीति के परिवार वाले प्रीति को लेकर के दरगाह जाते चादर चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर सानू ऑलरेडी मौजूद रहता और दोनों प्रीति और सानू चोरी छिपे मिल लिया करते थे। कुछ दिनों तक ये सिलसिला आराम से चलता रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर एक दिन प्रीति को पता लगता है कि उसकी शादी तय कर दी गई है। ये खबर सुनते ही प्रीति अंदर से टूट जाती है। वो किसी तरीके से एक फ़ोन का अरेंजमेंट करती है और सानू के पास कॉल करती है। उससे कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, लेकिन मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है तुम्हारे अलावा। मैं अगर अपनी ज़िंदगी काटना चाहती हूँ, बिताना चाहती हूँ, तो मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ, इसके अलावा मुझे किसी से कुछ मतलब नहीं। अब सानू सारी बात को सुनता है, उसके बाद में कहता है कि अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें उन लोगों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा जो कि हमारे रास्ते में आ रहे हैं। और रास्ते में कौन आ रहा था? प्रीति के फैमिली मेम्बर्स। फिर दिन आता है 25 अगस्त 2016 का। उस दिन जिस तरीके से हर महीने वो बड़े सरकार की दरगाह जाते थे चादर चढ़ाने के लिए, उसी तरीके से उस दिन भी अगले दिन भी जाने वाले थे। प्रीति के पिताजी ने ऑलरेडी एक इको कार बुक कर दी थी जाने के लिए, और इस बार प्रीति के मम्मी पापा के अलावा और जो तांत्रिक सलीमुद्दीन था उसके अलावा प्रीति के भाई भाभी और मामा मामी भी साथ जा रहे थे। करीब 10 बजे गाड़ी घर के बाहर आकर के रुकती है और सभी लोग गाड़ी में बैठ करके दरगाह में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब प्रीति यहाँ पर कुछ परेशान सी दिख रही थी। जाहिर है कि वो क्यों परेशान थी, क्योंकि उसने उसके जो प्रेमी था सानू, उसके साथ मिलकर के कुछ बड़ा करने का प्लान कर लिया था। लेकिन जब घर वालों ने प्रीति से पूछा कि तुम परेशान क्यों दिख रही हो, तो बताती है कुछ नहीं, बस थोड़ा सर भारी लग रहा है मुझे। घर वालों ने सोचा कि वही भूत प्रेत वाला सिस्टम, क्योंकि हम जा रहे हैं दरगाह तो शायद भूत प्रेत थोड़ा ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, तो इसलिए घर वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और करीब 3:30 के आसपास सभी लोग दरगाह पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के वो एक रूम बुक करवाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, और जैसे वो रूम के अंदर जाकर के आराम करने लगते हैं तो प्रीति मौका पाकर के सानू से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जो कि ऑलरेडी वहां पर आ चुका था। और थोड़ी देर मिलने जुलने के बाद में जैसे ही प्रीति वहां से जाने लगती है तो उसके बाद में सानू कुछ गोलियों के पत्ते प्रीति के हाथ में थमा देता है और कहता है कि सारी मिला देना, सभी का देर तक बेहोश रहना ज़रूरी है, नहीं तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। प्रीति वहाँ से जाते वक्त थोड़ी डरी हुई लग रही थी, तो सानू कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। प्रीति वहाँ से निकल जाती है, रास्ते से एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेती है और रूम पर पहुँच जाती है। जब घर वाले प्रीति को वहाँ पर आते हुए देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कहाँ गई होगी। उससे पहले प्रीति बताती है कि आप लोग थोड़ा थक गए होंगे, इसलिए मैं कोल्ड ड्रिंक लेने बाहर चली गई थी। तो प्रीति उस कोल्ड ड्रिंक को गिलासों के अंदर भर लेती है और ऑलरेडी उसने वो सारी गोलियां कोल्ड ड्रिंक की बोतल में मिला दी थी, जो कि नींद और बेहोशी कुछ भी आप कह सकते हो उसकी टैबलेट्स थी। सभी को एक एक गिलास देती है, सब पी लेते हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद में राजेश सिंह कहते हैं अपने बेटे और बहू से और जो प्रीति का मामा था उनसे कि आप लोग जाओ, आप जाकर के चादर चढ़ा के आओ, हम थोड़े परेशान हैं तो हम बाद में चले जाएंगे। अब ये सुनकर के वे लोग बाहर चादर चढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा जो बाकी के लोग घर के अंदर मौजूद थे, प्रीति के माता पिता, प्रीति की मामी, तांत्रिक सलीमुद्दीन और उस इको कार का ड्राइवर, ये सभी वहीं बेहोश हो जाते हैं। बाकी 3 लोग बाहर चले गए थे। तो एक वहाँ से जाने के बाद में कुछ देर बाद प्रीति के भाई और भाभी भी बेहोश हो जाते हैं और उनके मामा जी भी दरगाह में बेहोश हो जाते हैं। प्रीति सबको हिला करके देखती है। जब कोई भी हिलने डुलने की हालत में नहीं था या फिर कहीं की जागने की हालत में नहीं था तो वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ पर बुला लेती है। उसका बॉयफ्रेंड सानू वहाँ पर आता है और सबको कार के अंदर भर लेता है। कार में भर करके दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, यानी कि सानू और प्रीति। सानू कार चला रहा था, प्रीति उसके
पास में बैठी हुई थी। रात भर गाड़ी इधर उधर घूमती रहती है, लेकिन सुबह 4 बजे के करीब बुलंदशहर के नरोरा कस्बे के पास में एक नहर थी, वहाँ पर वो पहुँचते हैं और मौका देखते हैं कि कहीं कोई दूर से कोई देख तो नहीं रहा, कोई सीसीटीवी तो नहीं है। सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद में दोनों नहर के किनारे पर गाड़ी को खड़ी करते हैं और गाड़ी को धक्का दे देते हैं नहर के अंदर। चूँकि सब लोग बेहोशी की हालत में थे, तो किसी के चीखने चिल्लाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। दोनों नहर में गाड़ी को धक्का देने के बाद में वहाँ से पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखते और वहाँ से चल देते हैं। वहाँ से रोड पर आकर के एक गाड़ी पकड़ते हैं, वहाँ से वो जाते हैं दरगाह के पास। दरगाह के पास में सानू की सेंट्रो गाड़ी खड़ी हुई थी, तो वो उस कार को वहाँ से निकालता है। दोनों गाड़ी में बैठ करके वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह करीब 7 बजे के आसपास लोगों की नज़र पड़ती है नहर के अंदर उस गाड़ी पर। धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग बाग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और जा कर के देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। जब उनको पता लगता है कि ये शायद एक एक्सीडेंट का मामला हो सकता है और गाड़ी के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं, तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है, पुलिस आकर के गाड़ी को नहर से बाहर निकालती है। गाड़ी में से 3 लाशें मिलती हैं, जिनमें से कि प्रीति के माता पिता और प्रीति की मामी। 3 लाशें तो मिल जाती हैं। तो पुलिस अब सबसे पहले गाड़ी की नंबर प्लेट देखती है। नंबर प्लेट से गाड़ी के मालिक का पता लगता है। गाड़ी के मालिक का पता लगने के बाद पता लगता है गाड़ी के नोएडा से बदायूं तक आने की सफ़र के बारे में। अब उधर जो लोग बच गए थे, दरगाह गए थे चादर चढ़ाने के लिए, प्रीति के भाई और भाभी और उसके मामा राजेंद्र, वो भी वहाँ से लौट चुके थे। जैसे ही वो कमरे में आकर के देखते हैं तो वहाँ पर उनको कोई भी नज़र नहीं आता है। पहले वो सोचते हैं कि आखिर ये लोग गए कहाँ, लेकिन कुछ देर बाद प्रीति के भाई ललित के पास बुलंदशहर पुलिस के एक सिपाही या फिर कहें कि पुलिस वाले का कॉल आता है। अब जैसे ही कॉल आता है तो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारे जो परिवार वाले हैं उनका इधर इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। लेकिन उनको इस बात का पता नहीं था कि किस तरीके का एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले तो सोचते हैं कि आखिर वो हम सबको छोड़ करके गए ही क्यों, क्योंकि वो जो नहर थी वो रास्ते में पड़ती थी नोएडा के, तो उनको लगा कि शायद वो घर की तरफ जा रहे थे। उनके मन में यही सवाल आता है कि आखिर हमको छोड़ करके वो नोएडा की तरफ क्यों गए। लेकिन जब तीनों लोग पुलिस के पास पहुंचते हैं, वहां जा कर के देखते हैं कि एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयानक था। 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है और इसके अलावा 3 लोग लापता हैं, जिनमें कि प्रीति, गाड़ी का ड्राइवर और तांत्रिक सलीमुद्दीन। तो वो सोचते हैं कि शायद ये तीनों नहर के साथ बह करके चले गए होंगे या फिर इनकी लाशें नहर में कहीं गुम गई होगी। लेकिन 2 दिन बाद तांत्रिक नसीमुद्दीन की लाश मिल जाती है और उसके बाद में उनकी बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम के अंदर पता लगता है कि इनको नशीली दवाएं दी गई थी, जिससे कि ये बेहोश हो जाएं या फिर इन लोगों को नींद आ जाए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद में पुलिस के मन में शक पैदा होता है। वो राजेंद्र, जो कि प्रीति का मामा था, और उसके भाई ललित को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। दोनों से पूछते हैं कि आखिर तुमने खाया पिया क्या था। तो बताते हैं कि हमने कोल्ड ड्रिंक पी थी सबने मिल करके, जो कि प्रीति लेकर के आई थी, और उसके बाद में हमें भी चक्कर आ रहे थे दरगाह के अंदर, हमको भी नींद आ गई थी। बहुत देर बाद जा कर के हम उठे और तब जा कर के रूम पे आए थे। अब जैसे ही वो प्रीति का नाम लेते हैं तो पुलिस का शक सीधा सीधा प्रीति की ओर जाता है, क्योंकि प्रीति की लाश अभी भी नहीं मिली थी। तो पुलिस को शक था कि शायद प्रीति ने ही इनको कोई नशीली पदार्थ या नशीली दवाएं दी हैं। जिसके कुछ देर बाद पुलिस वालों को ये भी पता लग जाता है कि प्रीति का किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था और घर वालों ने उसकी शादी तय की थी, जिससे वो खुश नहीं थी, वो उसी लड़के के साथ में रहना चाहती थी। तो इससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। अब पुलिस एक्सीडेंट की जगह मर्डर, IPC 302, अपहरण IPC 364 और सबूत मिटाने IPC 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और प्रीति की खोज चालू कर देती है। अब उधर प्रीति और सानू दोनों मिलकर के मेरठ पहुंच चुके थे। जब प्रीति सानू से पूछती है कि अब आगे क्या, तो सानू बताता है कि अब हमें इस तरीके से दिखाना है कि हम तो दोनों वहाँ से भाग गए थे, उसके बाद में वहाँ पर क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता, और इसी के साथ हम दोनों जाकर के हाई कोर्ट में अर्जी लगाएंगे कि हम दोनों को प्रोटेक्शन दिया जाए, हमें फैमिली से खतरा है। प्रीति पूछती है कि क्या तुमने इन सब का इंतज़ाम किया हुआ है, कोई है तुम्हारा जान पहचान वाला इलाहाबाद के अंदर। तो वो कहता है कि हाँ, मैंने सब सेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम दोनों पूरा काम कर लेंगे। अब प्रीति और सानू दोनों इलाहाबाद पहुंचते हैं, जो कि अब प्रयागराज है। वहाँ जा कर के वो कोर्ट के अंदर अर्जी लगाते हैं। कोर्ट से उनको 15 दिन बाद की तारीख मिलती है। अब ये सुनते ही वो थोड़े उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास 15 दिन तक वहाँ रुकने के पैसे ही नहीं थे।
कुछ पैसे सानू ने उधार लिए थे अपने दोस्तों से, जो कि बहुत कम थे 15 दिन के लिए। इधर पुलिस अपनी जांच के दौरान दोनों की CDR यानी कॉल डिटेल रिपोर्ट निकलवाती है, जिससे उन्हें पता लगता है कि पहले ये दोनों आपस में बातचीत किया करते थे और उस दिन दरगाह के पास में ही सानू भी मौजूद था। तो इससे पुलिस का शक और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अब पुलिस मेरठ में सानू के घर पर जाती है, वहाँ जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन वहाँ पर भी उनको कुछ पता नहीं लगता। कुछ दिन तक केस पूरी तरीके से ठप रहता है, पुलिस को कोई भी सुराग हाथ नहीं लग रहा था। लेकिन फिर एक दिन सानू कुछ देर के लिए अपना फ़ोन ऑन करता है, जिससे पुलिस को उसकी लोकेशन पता लगती है इलाहाबाद। और उसके बाद में पुलिस ये भी पता करने में सक्षम हो जाती है कि उसके साथ में प्रीति भी मौजूद है और दोनों इलाहाबाद से बुलंदशहर की ओर आ रहे हैं। अब पुलिस बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर पूरी तरीके से तैनात थी। इसके अलावा 2 और रेलवे स्टेशन पर भी तैनात थी कि शायद हो सकता है वो बुलंदशहर की जगह किसी दूसरे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। फिर वक्त होता है सुबह के 4:45 बजे। तब पुलिस को बुलंदशहर रेलवे स्टेशन पर एक लड़का और एक लड़की तेज़ी से चलते हुए नजर आते हैं, जो कि एक आपस में जितने भी लोग आसपास मौजूद थे उनसे नज़रें बचाते हुए जा रहे थे। पुलिस उनके सामने जाकर के दोनों को पकड़ देती है। पुलिस को देखते ही दोनों का चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ चुका था। पुलिस दोनों को पकड़ करके थाने ले आती है। थाने में जा कर के उनसे जब कहती है कि इस तरीके से सारी चीज़ें हुई हैं, तो पहले तो वो अपनी गढ़ी हुई कहानी सुनाते हैं कि हमको तो कुछ पता नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, हम तो दोनों वहाँ से भाग गए थे। लेकिन जब पुलिस वो गोलियों के जो रैपर थे वो उनको देती है, उनके सामने रखती है, CDR रिपोर्ट उनके सामने रखती है और उनके जो बचे हुए लोग थे उनके बयान उनके सामने रखती है, तो फिर दोनों जा कर के टूट जाते हैं। और इसके बाद में सानू कहता है कि हमने प्लान किया था कि नोएडा की तरफ रास्ते में जाते हुए नहर है और वहाँ अगर हम एक्सीडेंट की तरह दिखाना चाहेंगे तो पुलिस और बाकी लोग भी मान लेंगे कि इनका एक्सीडेंट ही हुआ है, चूँकि रास्ते में पड़ता है। लेकिन कुछ चीज़ें थी जो उनके बयान के अगेंस्ट जा रही थी। वो थी कि अगर उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो नोएडा की तरफ जा रहे थे, तो पूरी फैमिली एक साथ क्यों नहीं गई? चूँकि आते समय पूरी फैमिली एक साथ थी और जाते समय 3 लोगों को पीछे छोड़ चुके थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 3 से 4 लोग पीछे रह जाएं और बाकी के लोग वापस घर की तरफ जाएं। और जो 3 से 3 लोग बचे हुए थे उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी कि वो अकेले जाएंगे और हम बाद में आएंगे। दूसरी बात, सानू की जो CDR थी उसके अनुसार वो वहीं आसपास था, बातचीत चल रही थी। नींद की गोलियों के बारे में पता लगता है, रैपर वहाँ पर मिल जाता है। और एक जो मुख्य चीज़ ये थी कि वो तीनों लोगों को भी वो बेहोश करके गाड़ी में लाना चाहते थे, लेकिन वो तीनों लोग तुरंत वहाँ से दरगाह के लिए निकल जाते हैं और तीनों की जान बच जाती है। ये सबसे बड़ी चीज़ थी सानू और प्रीति को पकड़ने में जिसने सहायता की पुलिस की। आखिरकार पुलिस इन दोनों को पकड़ करके जेल में डाल देती है, दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेती है। और इसके बाद में जब उनसे एक सवाल पूछा जाता है कि आखिर तुमने ये किया क्यों, तो जवाब वही निकल करके सामने आता है कि हमने अपने एक दूसरे के रिश्ते को बचाने के लिए या फिर दोनों ने आपस में शादी करने के लिए ये सारी चीज़ें करी। प्रीति के घर वाले हमारे रास्ते में आ रहे थे, तो हमने सभी को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। अब इस पूरे केस से जो सबसे बड़ी चीज़ जो सोचने लायक है, गंभीरता से विचार करने वाली बात है, वो यही है कि आजकल औलाद इतनी ज़्यादा बेरहम क्यों हो चुकी है। क्यों अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए, अपने माता पिता जो कि जन्म उन्होंने दिया, जन्म से उनके साथ है और उनको इस लायक बनाया, इस समय तक लेकर के आए, उनको मारने से पहले एक बार भी थोड़ा भी नहीं सोचते। मानते हैं कि सानू तो एक दूसरे परिवार का था, उसके लिए प्रीति के घर वाले ज़्यादा मायने नहीं रखते थे, लेकिन कम से कम प्रीति को तो कम से कम अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति थोड़ी तो सहानुभूति रही होगी। लेकिन नहीं, उसने भी एक बार पीछे मुड़ कर के भी नहीं देखा कि मेरे माता पिता मर रहे हैं, जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि हत्या छुपाने से छुपती नहीं है और इसीलिए आखिर में उनको उनके जो उन्होंने इतना बड़ा गुनाह किया उसकी सज़ा मिल गई। थैंक यू।